हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट दी मनीषा चौधरी मर्डर केस और अपेरेंटली द वीडियो क्रॉस मोर देन 300 व्यूज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू देखी होगी, सुनी होगी। ये जो वीडियो आप साइड में देख रहे हैं ये अपेरेंटली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और आप सब ने इसको तकरीबन आज से 2 महीने पहले आप सब लोगों ने इसको देखा है। इस वीडियो के अंदर ये 12 साल की लड़की, तकरीबन 12 साल की लड़की, जो कि पिछले 8 किलोमीटर से पैदल चलती हुई और ना जाने कितने लोगों से इसने मदद की, गुहार लगाई, मदद की मांग की, मगर कोई भी इसकी मदद करने आगे नहीं आया। ये लड़की ना जाने कितने देर से, पुलिस वालों का जो कहना है इस केस के अंदर वो अराउंड ये है कि ये छोटी बच्ची अराउंड 2 से ढाई घंटे तक लगातार पैदल चलती रही। तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया, जिसके सफ़र के दौरान इसने काफ़ी सारे घर, सोसाइटीज़ और ढाबे भी इसने क्रॉस किए, मगर उन सब जगहों पे किसी भी व्यक्ति ने इस लड़की की मदद नहीं की। और ऐसा नहीं कि इस लड़की ने मदद नहीं मांगी, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इस लड़की ने लोगों से मदद मांगी मगर फिर भी इस लोगों ने मदद नहीं की। उज्जैन की वो सड़कें, महाकाल का वो दरबार और ये छोटी बच्ची जो कि अपने घर से तकरीबन काफ़ी दूर उस जगह पर पहुंच चुकी थी, कैसे पहुंची लड़की वहां पर, क्या थी इस लड़की की कहानी, क्यों इसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और क्यों उसके शरीर से खून निकल रहा था। सुनते हैं इस कहानी को। मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक कच्चे मकान में अपने पिता के साथ रहने वाली छोटी सी लड़की। इनके घर में सिर्फ इसके पिता, इसके दादाजी और ये रहा करती थी। इसकी मदर नहीं थी, जो क्योंकि इसकी मदर जब ये छोटी थी तभी कहीं इनको छोड़ कर चली गई थी, तो इनके बारे में स्टोरी में कोई जिक्र नहीं होगा। लड़की पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, मगर उसका ये मानना था कि अगर वो अपने आप को टेस्ट करेगी, अपने आप को अलग अलग तरह के टेस्ट से टेस्ट दिया करेगी, तो शायद उसकी पढ़ाई में उसको मतलब वो इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए वो स्कूल से अलग, अगर कहीं उसको मौका मिलता टेस्ट देने का, पेपर देने का, एग्जाम्स देने का, तो वो उनको अटेम्प्ट करती। इसका दिनचर्या बहुत सरल था। सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये अपने दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जाया करती और तकरीबन 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे तक घर पे वापस आ जाया करती। उस दिन ये स्कूल गए और स्कूल से तकरीबन 9 बजे के समय ये वहाँ से एक दूसरे गांव मलान के लिए निकलते हैं। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरे को प्रॉपरली गांव का नाम नहीं पता है। तो वहाँ से उस गांव के लिए निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि इन बच्चों ने कुछ ओलंपियाड के लिए फॉर्म भरा होता है, तो इनका उस दिन पेपर होता है ओलंपियाड का। तो ये बच्चे वहाँ स्कूल से तकरीबन 9 बजे के समय पेपर देने के लिए निकलते हैं और वो दूसरे स्कूल में जहाँ पर उनका सेंटर होता है वहाँ पहुँचते हैं। रिक्शा से बच्चे उतरते हैं, सेंटर के अंदर एंटर करते हैं। सब बच्चों की वहाँ पर एंट्री हो जाती है, मगर इस बच्ची के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से इसको वहाँ पर पेपर देने नहीं दिया जाता। जो कि बाद में पता लगता है कि बच्ची के एडमिट कार्ड पे कोई भी इशू नहीं था, वो जस्ट टीचर के पढ़ने की गलती की वजह से, टीचर ने गलत उसको पढ़ लिया, प्रोनाउंस कर लिया, इस वजह से उस बच्ची को वहाँ पे एग्जाम नहीं देने दिया गया। बच्ची सेंटर से बाहर आती है और आकर एक रिक्शा के अंदर बैठ जाती है। जब वो रिक्शा के अंदर बैठते तो रिक्शा वाला उससे पूछता है कि आपको किधर की तरफ जाना है। तो बच्चे को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होता, बच्चे को रास्ते के बारे में नहीं पता होता। तो बच्चे उसको बोलते हैं कि आप सीधा ही चलिए। थोड़ी दूर चलने पर बच्ची उस रिक्शा वाले को बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब वो रिक्शा वाला उस बच्ची को बीच रास्ते में उतार कर चला जाता है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो लड़की गांव के बीच एक गांव के एक मेन इलाके के अंदर पहुंच जाती है। वहां पे वो पैदल चलती हुई लड़की जा रही होती है कि तभी वहां से गुजरते हुए उसके दादाजी उसको देख लेते हैं। उसके दादाजी को मालूम था कि उनकी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली है, तो उसको रास्तों के बारे में, घर से बाहर जाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो वो तुरंत अपनी पोती के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उनकी जो पोती होती है सब कुछ उनको सारी बातें यहाँ पर बताती है। तब उसके दादाजी उसको सब चीज़ समझा कर कि कोई बात नहीं, इस साल नसीब तो अगले साल तुम इस एग्जाम को दे लेना, अभी हम घर चलते हैं, ऐसा कहकर उनको अपने घर ले आते हैं और घर पर लाकर उस अपनी बेटी को वहाँ पर वो छोड़ देते हैं। दादाजी काम पर चले जाते हैं। अब शाम के वक्त जब वो वापस काम से घर पर आते हैं और घर पर आकर अपनी पोती को ढूंढना शुरू करते हैं, तो उनकी पोती उनको घर पर नहीं मिलती। बड़े बेचैन हो जाते हैं।
हर तरफ हर जगह अपनी बेटी पोती के बारे में पूछने के बाद उनको जब कुछ पता नहीं लगता तो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहां जाकर एक एफआईआर कंप्लेंट कराने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उनको ये जवाब देकर वहां से भेज देते हैं कि आप अभी अपनी पोती को खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी पुलिस प्रोटोकॉल अगर किसी व्यक्ति को लापता हुए 24 घंटे नहीं होते हैं तब तक पुलिस उस व्यक्ति की एफआईआर लॉन्च नहीं करती। तो पुलिस ने उनको सिर्फ ये कहकर वहां से वापस भेज दिया कि आप अभी यहाँ से घर चले जाइए, और अगर कल तक आपकी पोती वापस घर पर नहीं आई तो खुद से खुद हम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। मगर वो बुजुर्ग दादा अपनी पोती को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसकी पोती को उसकी जरूरत पड़ेगी। पूरी रात ढूंढने के बाद भी जब उनको अपनी पोती कहीं नहीं मिलती है तो सुबह होती, सुबह की पहली किरण के साथ वो पुलिस थाने फिर से पहुंचते हैं। पुलिस थाने जाते के साथ ही पुलिस उनकी एफआईआर को लिखती है एंड वहां पर पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है। अब तकरीबन 12 घंटे के बाद उस लड़की को देखा जाता है, और जब उस लड़की को देखा जाता है तो लड़की अधनंग अवस्था में, मतलब शरीर पे आधे कपड़े, और कुछ लोग कहते हैं कि शरीर पर कपड़े ही नहीं थे, तो इस तरह की अवस्था में उसको देखा जाता है। शरीर पे काफ़ी सारी चोटें थी, उसके खून निकल रहा था, और वो नन्ही लड़की रोती हुई सड़क के किनारे चल रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी, मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। काफ़ी दूर चलने के बाद वो लड़की एक मंदिर के बराबर में, एक आश्रम के बराबर, डांडी मार्च करके एक आश्रम है उज्जैन के अंदर, वहां से गुजर रही होती है कि तभी वहां मंदिर के अंदर पुजारी जो वहां पर काम करते हैं, जो वहां पर रहते हैं, वो किसी काम से वहां से गुजर रहे थे, तो उनको वो लड़की दिखाई पड़ती है। उस लड़की को देखते ही वो शॉक्ड हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो उस लड़की की को अपने वस्त्र, जो भी उनके चोला जो उनके पास होता है, क्योंकि वो पुजारी हैं, वो कोई ज़्यादा कपड़े तो देखो नहीं पहनते, आप सब जानते हैं, उनके पास जनरली एक धोती होती है, एक चोला होता है, तो उन्होंने अपना चोला उतार कर उस लड़की को ढकने का प्रयास किया, और लोगों की नज़रों से बचाते हुए, लोगों से छुपाते हुए उस लड़की को मंदिर के अंदर ले गए। जब उस लड़की को मंदिर के अंदर ले गए तो वहाँ उन्होंने उस लड़की से पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, मगर लड़की इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि वो सही से कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। पंडित जी देख के समझ चुके थे कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और लड़की इस चीज से बहुत ज्यादा डर चुकी है। तब पंडित जी ने सोचा कि मैं अगर लड़की बोलकर जवाब नहीं दे सकती तो मैं इससे लिखवा के देखने की कोशिश करता हूँ, क्या पता लिख कर बता सके। तो पंडित जी उसको एक पेन और एक कॉपी दे देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, या तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो लिख भी नहीं पाती, उसके हाथ कांपते हैं और वो रोई जा रही थी। तब पंडित जी ने उसको अपने फ़ोन ओपन करके, उस फ़ोन का कीपैड ऑन करके उस लड़की को दिया, इस आस में कि शायद इस लड़की को अपने घर वालों का कोई नंबर याद होगा, घर वालों के बारे में कुछ पता होगा, वो शायद उनको कॉल कर उनका नंबर मेरे को दे दे ताकि मैं उनको इस बच्ची के बारे में बता सकूं। मगर वो लड़की उस फ़ोन के ऊपर भी नंबर टाइप नहीं कर पाई थी। इन सब के बाद उस लड़की ने सिर्फ एक बात का जवाब दिया। वो बात कहती, जब पंडित जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो उस लड़की ने बिना कुछ बोले, कांपती हुई, सहमी हुई उस बिहेवियर के साथ सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और हाँ की तरफ इशारा किया। तब उसके बाद पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन, महाकाल पुलिस स्टेशन आपको जो बताया, वहां पर कॉल किया और तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। उस लड़की की हालत को देख के उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहां पर उसका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के दौरान पता लगता है कि हाँ, लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार हुआ है, और लड़की की कंडीशन, उस बच्चे की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी, उसकी बॉडी पे इतनी इंजरीज थी कि पहली बार शायद पुलिस वालों ने एफआईआर लॉन्च करने से पहले ही उस लड़की को इंदौर हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। वहाँ पर उसकी सर्जरी हुई एंड अपेरेंटली द गर्ल इज सेफ नाउ। अब पुलिस वालों ने एफआईआर लॉन्च की और तकरीबन उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि लड़की उस जगह से बिलोंग करती है। अब लड़की उस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ उज्जैन की गलियों में कैसे पहुंची, वो इतनी दूर सफ़र कैसे तय करके आई जब उस लड़की के पास कुछ पैसे ही नहीं थे, और इतनी दूर सफ़र करने के बाद उसका ये हाल किसने किया। पुलिस वालों ने
तकरीबन 28 पुलिस ऑफिसर की एक टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और 4 रातें बिना सोए बिना जागे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उस रास्ते में उसके घर से लेकर जहां पर उस लड़की को पाया गया था, उस आश्रम तक, रास्ते में तकरीबन जितने भी कैमरास थे उन सबकी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। एक नंबर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 700 कैमरास की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। जब उन सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उसके थ्रू पता लगता है कि ये लड़की नजदीकी एक कॉलोनी के पास एक रिक्शा से उतरी थी। किसका था रिक्शा, और लड़की उस रिक्शा के अंदर क्या कर रही थी? जब सीसीटीवी के थ्रू उस रिक्शा वाले का पता चलाया गया और उस रिक्शा वाले के पास पहुंचा गया तो पुलिस वालों ने उस रिक्शा की तलाशी ली, तो उसकी बैक सीट पर खून के धब्बे पाए गए। तो पुलिस वालों ने सख्ती के साथ उस रिक्शा चालक से पूछा कि तुम्हारी सीट पे ये धब्बे कैसे, और ये क्या हुआ यहाँ पर? तब वो रिक्शा वाला उनको सारा वाक्य समझाता है। रिक्शा वाले ने बताया कि तकरीबन यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर जब मैं इस ओर आ रहा था तब मैंने सड़क के किनारे से बच्ची को चलते देखा। मुझे लगा कि शायद इस बच्ची को मदद की ज़रूरत है, तो मैंने इसको रिक्शा में बिठाया। इसके कपड़े फटे हुए थे, नीचे इसने कुछ नहीं पहना हुआ था और रोए जा रही थी, इसकी हालत ख़राब थी। तब मैंने इसको तन ढकने के लिए अपनी खाकी शर्ट दी। मैंने इससे पूछने की कोशिश की कि ये कौन है, कहाँ से आई है, मगर ये इस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। मगर ये मुझे कुछ बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ, मैं डर गया था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब मैंने इस बच्ची को उस कॉलोनी के पास ये सोचते हुए उतार दिया कि कहीं आस पास से ही होगी और शायद यहाँ से पैदल अपने घर की ओर चली जाएगी। और उसने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो अपने इस हरकत पे शर्मिंदा है कि शायद उस लड़की को उसकी मदद की ज़रूरत थी मगर वो कर नहीं पाया। वो डर गया था कि कहीं मैं इस माजरे में न फंस जाऊं। तब पुलिस ने उसको खैर वहां पर छोड़ा, मगर इस व्यवहार की वजह से पुलिस ने उसको आईपीसी धारा 176 के तहत उस पर चार्जेस लगाए। आईपीसी बात करता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नोटिस है जो कि उसको शायद किसी पुलिस सर्वेंट या बोले तो किसी पुलिस ऑफिसर को या पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, और वो जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, उनके पास तक वो नोटिस नहीं पहुंचाता, तो उसको धारा 176 के तहत चार्ज किया जाता है। अब पुलिस के सामने एक और सवाल था कि वो लड़की वहां तक कैसे पहुंची। अब भी उस जगह का और उसके घर का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर था। तब पुलिस उस लड़की के फुट स्टेप्स को फॉलो करती, जो भी सीसीटीवी के थ्रू उसको पता लगता है, उसको फॉलो करती कि लड़की कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई। तब तकरीबन 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उनको लड़की उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर दिखाई पड़ती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन सीसीटीवी फुटेज देखने में पता लगता है कि लड़की वहां पर खड़े रिक्शा वालों के साथ बात कर रही थी। शायद वो अपने घर जाने के लिए उनसे मदद मांग रही थी। तकरीबन 3 रिक्शा वालों से बात करने के बाद जो तीसरे रिक्शा वाले, जो आखिरी रिक्शा वाले से उसने बात करी, वो उस रिक्शा के अंदर बैठी और उसके साथ चली गई। और उसके बाद फ्रिस्की को उन सड़कों पर देखा गया उस हालत में। अब पुलिस को इतना तो साफ हो चुका था कि जो कुछ भी हुआ है लड़की के साथ वो इसी दौरान के बीच में, वो इसी रिक्शा के अंदर हुआ। पुलिस ने इस रिक्शा वाले के बारे में पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज में इस रिक्शा का नंबर आ चुका था। भरत सोनी 38 साल का यह व्यक्ति बस स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। रिक्शा चलाने से पहले ये अपने फैमिली बिजनेस, अपनी फैमिली की शॉप के अंदर काम करता था और ये घर में अपने पिता और अपने भैया भाभी के साथ रहता है। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था तो वह रात के टाइम रिक्शा चलाया करता था, क्योंकि उस एरिया में रात के टाइम पुलिस वहां पर नहीं होती, चेकिंग नहीं करती बेसिकली। वो अपने भाई का, छोटे भाई का रिक्शा चलाता था। दिन भी जब भरत सोनी को वो लड़की मिली, उस लड़की, वो आखिरी रिक्शा वाला जो था वो भरत सोनी था, लड़की, उस लड़की को भरत सोनी रिक्शा में बिठाता है और वहां से कुछ दूरी की दूरी पर एक जीवन कैदी गांव के अंदर एक अबेंडेंड प्लेस के अंदर ले जाता है, एक लूबिड प्लेस के अंदर ले जाता है। वहां पर जाकर उस लड़की का शोषण करता है और उसको वहीं पर छोड़कर वहां से घर की ओर चला जाता है। घर जाकर ही बिहेव वेरी नॉर्मल, लाइक जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और उसके घर वालों को भी लगा कि बिल्कुल ठीक है। वो सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास घर पहुंचता है, अपने 5:30-5 बजे के आसपास, और घर जाकर वह आराम से खाना खाकर सो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसके पिता को सोशल मीडिया के थ्रू इस केस के बारे में पता लगता है तो वो अपने बेटे को इस
केस की इस वीडियो के बारे में बताते हैं, तब वो अजय सोनी इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे इसने कभी इसके बारे में सुना ही ना, इसके बारे में जानता ही ना। अब पुलिस के पास एक नाम था, एक रिक्शा का नंबर था MH1345 करके। रिक्शा वाले के बारे में पता किया गया तो तकरीबन 3 दिनों के बाद पुलिस वाले रिक्शा वाले के घर तक पहुंचता है और वहां से वो अजय सोनी को उठा लेते हैं। अब स्टार्टिंग में पुलिस वालों के पास इतने एविडेंसेस नहीं थे कि वो उसके ऊपर चार्जेस लगा सके, मगर इतने थे कि वो उसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। पुलिस के पास अभी तक सिर्फ वीडियो एविडेंसिंग थी, जो CCTV फुटेज थी। तो पुलिस वालों ने उससे पता करना शुरू किया गया और थोड़ी सख्ती के बाद, थोड़ी देरी के बाद सोनी ने सारे गुनाह कबूल लिए और पुलिस को खुद से उस जगह पर लेकर गया जहां पर उसने छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया। वहां पहुंचने के साथ ही पुलिस को उस जगह पर कंफर्मेशन के लिए बच्ची के जूते और उसके कुछ कपड़े भी मिले। अब इनको देख के पुलिस को कंफर्म हो गया था कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ। तब पुलिस ने उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती दिखाई। तब उसने पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए वहां से भागना शुरू किया और भागते भागते वह गिर गया और उसको चोट लग गई। चोट इतनी थी कि मतलब उसकी सर्जरी उसके बाद करानी पड़ी। एंड नाउ पुलिस के पास एविडेंसेस थे, जो टेक्निकल एविडेंस बोल सकते हैं और फैक्चुअल एविडेंस बोल सकते हैं। प्लस अजय सोनी ने अपने सारे गुनाह कबूल लिए थे। अब पुलिस वालों ने उसके ऊपर IPC सेक्शन 376 पॉक्सो रेप जिसको बोलते हैं, रेप ऑफ अ माइनर चाइल्ड, बच्चा जो कि 18 वर्ष से छोटा होता है, उसके रेप केस के अंदर उसको धारा लगाई गई। एंड नाउ ही इज इन जेल। उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। सामने आए कुछ लोग जैसे कि उस आश्रम के पुजारी, 2 पुलिस वाले जिन्होंने बिना कोई कैमरा, बिना किसी की परवाह करते हुए उनको, उस बच्ची को अपना खून दिया। उस रिक्शा चालक के पिता जिन्होंने मीडिया के सामने आके कन्फेस किया कि अगर मेरा बेटा गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाकाल थाना के इंचार्ज जिन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि अजय सोनी को सजा जरूर दिलाई जाएगी। अगर शायद उस बच्ची की मदद शुरुआती दौर में की जाती तो आज उस बच्ची के साथ इतना सब कुछ ना होता। वो 12 साल की बच्ची जिसको शायद खेलते हुए हंसते हुए अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए थी, जो ज़िंदगी में पहले ही बहुत मेहनत कर रही थी, उसको उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें शायद मिलनी चाहिए थी, उसको देखना पड़ा ये दुखद हादसा जिसके लिए शायद वो तैयार भी नहीं थी। सोसाइटी को शायद समझना चाहिए कि जो आज किसी और के साथ हुआ है, कल को शायद इसका शिकार हम खुद ही बन सकते हैं। हम लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि हम क्यों इस बखेड़े में पड़े, पुलिस वाले हमसे पूछेंगे, हमें चीज में खदेड़ेंगे, इससे हमारा क्या लेना देना। मगर जरा उस जगह पे पर खुद को रख के सोचिए, आपको उस टाइम पर कैसा लगेगा। तो अगर कभी भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है जिसको शायद मदद की ज़रूरत है, जिसको देख के आपको लगता है कि उसकी शायद मदद करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको शायद एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे, बिना कुछ भी समझे, वहाँ पर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि शायद आपका एक स्टेप उस इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको ट्रू क्राइम पे वीडियोस देखना पसंद है, ट्रू इंसिडेंट्स पे वीडियोस देखना पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हो और हम आपके लिए और अच्छे से वीडियोस पे काम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।